हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम बात करेंगे आपके साइंस का थर्ड चैप्टर जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर मैं पेज वाइज कवर करने वाला हूं ताकि हर एक पेज पे जो भी काम के टर्म्स है वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे द मोस्ट सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, देखिए ये आपके 8th क्लास में भी था तो शायद आपको मालूम ही हो पहले से, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में वापस दिया हुआ है तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, और स्टार्टिंग में क्या लगता है कि चैप्टर बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा, लेकिन चैप्टर को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है ना। स्टार्टिंग में तो बहुत बेसिक रहता है, लेकिन आपको पूरा प्रॉपरली पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ सके। तो आइए हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे। तो मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी बात करते हैं कि ये क्या होते हैं मेटल्स। ये होते हैं हार्ड होते हैं, इनका जो होता है मेल्टिंग पॉइंट वो क्या होता है, काफी हाई होता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, काफी हाई होता है। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी बात करते हैं मेटल्स की, दे आर मेलिएबल्स, है ना। ये मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मतलब ये होता है कि इनको जब आप बीट करोगे ना तो ये पतले थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेलिएबल मतलब क्या होता है कि मेटल्स का कन्वर्ट होना थिन शीट्स में, है ना। जब मेटल्स आपके कन्वर्ट होते हैं थिन शीट्स में, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मेलिएबिलिटी। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में आपके हर एक पेजेस में दिए हुए हैं, बट मैंने आपको एक साथ ही बता दिया है। ठीक है, फिर बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी जो कि होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है ये कि आप मेटल्स को एक पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो मतलब इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, तो इसको आप थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये क्या होता है, आपका डक्टिलिटी होता है ना। आपको हल्का हल्का याद भी आ रहा होगा बिकॉज आपने ये पहले पढ़ा हुआ ही है। अब बात करते हैं मेटल की फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती है कि दे आर हैविंग लस्टर। इनमें एक चमक होती है मेटल्स में, है ना। मेटल्स आर मोस्टली शाइनी, तो ये क्या होते हैं आपके, ये आपके शाइनी होते हैं, इनमें चमक होती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी बात करते हैं, दे आर सोनोरस। सोनोरस मतलब क्या कि मेटल्स होते हैं ना, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, सो दे प्रोड्यूस साउंड। तो ये हो गए आपके मेटल्स की प्रॉपर्टी। अभी हमने बात किया है बेसिक प्रॉपर्टी को लेकर, अभी हमने एक्सेप्शंस की बात नहीं करी है। एक्सेप्शंस मतलब क्या कि वो मेटल होने के बावजूद भी वो प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं, हैविंग अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, सो दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शंस। तो देखिए ये तो हो गए मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज। अभी एक बार हम इस पेज को रीड कर लेते हैं, तो आइए देखते हैं इस पेज में क्या दिया हुआ है। तो इस फर्स्ट पेज के स्टार्टिंग में ये सब आपको कुछ पढ़ने से मतलब नहीं है, मुद्दे वाली बात पे आते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए मेटल्स के, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया। आप मेटल की एक बात आप याद कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको कि मेटल्स के पास क्या होते हैं, दे आर हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, है ना। जैसे कि आपका मान लीजिए आयरन है, तो मान लीजिए आपका आयरन है 2+, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। आपका मैग्नीशियम हैविंग 2+ चार्ज, आपका कैल्शियम हैविंग 2+ चार्ज। तो मेटल्स ऑलवेज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, आप ये बात याद कर लीजिए। पॉजिटिव भले ही 1 हो, 2 हो, 3 हो, बट जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है दैट इज कॉल्ड मेटल्स। मतलब ये कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं टू गेट द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहां पे देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी दी हुई है कि मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैविंग अ शाइनी सरफेस, है ना। इनमें शाइनिंग सरफेस होता है एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटलिक लस्टर, जो कि मैंने आपको बता दिया कि दे आर हैविंग द लस्टर, है ना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पेज। अब आते हैं एनसीईआरटी के सेकंड पेज पे, आप ये सारी प्रॉपर्टीज को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकंड पेज पे। सो नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है हमें द प्रॉपर्टीज ऑफ मेलिएबिलिटी। मैंने आपको बताया कि मेटल्स को जब आप बीट करते हो दैट गेट कन्वर्टेड इनटू अ थिन शीट एंड दैट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। और यहां पे क्या दिया है,
डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल? तो यहां से आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, एग्जाम में आपको आ सकता है कि गोल्ड एंड सिल्वर जो होते हैं दीज आर द मोस्ट मेलेबल मेटल, है ना। अब आते हैं इसमें आगे, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू ड्रॉ इनटू अ थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मैंने आपको बताया कि पतले वायर में करते कन्वर्ट इसको, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी, ठीक है। हियर यू कैन सी दैट गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, मतलब जो गोल्ड होता है ये सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, मतलब 1 ग्राम गोल्ड को आप इतना पतला वायर में कन्वर्ट कर सकते हो कि जो वायर बनेगा वो 2 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है, ठीक है। सो इट इज बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो मतलब ये है कि मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की वजह से ही मेटल का जो शेप है हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा सेकेंड पेज अभी स्टार्टिंग कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, जैसे आपको मालूम है कि मेटल की जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, काफी ज्यादा हाई होती है, मैंने आपको बताया। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड द कॉपर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे, यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसे 2 मेटल्स के नाम बताइए विच आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सो दैट इज अ सिल्वर एंड द कॉपर, ठीक है। अब इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा ध्यान से कि लेड एंड मर्करी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है, तो वो होता है आपका लेड एंड मर्करी, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन, ठीक है। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ, ठीक है। सो व्हाट इज गिवन हियर, यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर दैट कैरी करंट इन आवर होम्स हैविंग अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड दैट इज कॉल्ड पीवीसी और अ रबर लाइक मटेरियल। व्हाई आर इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विथ सच सब्सटेंसेस? मतलब ये कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल वायर होता है इसके ऊपर एक कोटिंग होती है, इसके ऊपर एक कवर किया जाता है, और वो जो कवर होता है वो या तो रबर लाइक मटेरियल होता है या वो पीवीसी होता है, मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है आप याद कर लीजिएगा। अब सवाल ये पूछा गया है कि जो घरों में वायर होता है उसको कवर करना क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है ताकि आपका जो करंट है वो लीक ना हो सके और हमें शॉक ना लगे। तो फॉर द सेफ्टी पर्पस इट इज कवर्ड विथ अ रबर और अ पीवीसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग नॉन मेटल की तरफ। तो देखिए जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं ना, दे ऑल हैविंग द नेगेटिव चार्ज, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, है ना, O2 माइनस, N2 माइनस, है ना, F माइनस। तो जितने भी आपके क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, ऑक्साइड है, नाइट्राइड है, फ्लोराइड है, ये सारे क्या है आपके नॉन मेटल, बिकॉज दे ऑल हैविंग द नेगेटिव चार्ज। मतलब ये कि ये अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए दे रिक्वायर द इलेक्ट्रॉन, तो उन्हें जरूरत पड़ती है ना, दैट्स व्हाई हैविंग द माइनस चार्ज। अब आगे बात करते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ना वो ज्यादा नहीं होते, फ्यू ही होते हैं ना, एज कंपेयर टू द मेटल्स। तो नॉन मेटल कम होते हैं, मेटल्स ज्यादा होते हैं, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे क्या है नॉन मेटल है। अब यहां पे आप ये पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, द नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड और गैसियस एक्सेप्ट ब्रोमीन। अब पॉइंट ये याद करना है आपको ध्यान से यहाँ पर कि आपके जो नॉन मेटल होते हैं ना वो या तो होंगे सॉलिड फॉर्म में या तो होंगे गैसियस फॉर्म में, लेकिन ब्रोमीन, पॉइंट नोट कीजिए भैया ध्यान से कि ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि होता है लिक्विड फॉर्म में। तो बहुत ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। स्टार्टिंग के ये जो 3 से 4 पेज है ना, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या दिया यहाँ पे, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेटल्स को लेकर तो सारे मेटल्स जो होते हैं ना वो रूम टेम्परेचर पे, मतलब रूम टेम्परेचर कितना होता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी 25 डिग्री सेल्सियस।
तो रूम टेम्परेचर पे जितने भी मेटल्स है दे ऑल एग्जिस्ट एज अ सॉलिड स्टेट, है ना। लेकिन आपका जो मरकरी है विच इज अ लिक्विड मेटल, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। जो आपका मरकरी है मतलब जो आपका Hg मतलब मरकरी होता है, तो मरकरी इज अ लिक्विड मेटल, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमें टू मेटल्स दिए हुए हैं जो कि है गैलियम एंड सीजियम। तो गैलियम एंड सीजियम एक ऐसे मेटल्स हैं जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है काफी ज्यादा लो होता है। तो ये भी क्या हो गए मेटल्स के एक्सेप्शन, कि भैया मैंने पढ़ा है आपको ये, या आपने पढ़ा भी है, आपने सुना भी है कि मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन गैलियम एंड सीजियम हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट। वापस से ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो लीक से अलग हटके हैं, ठीक है। और अगर इन मेटल्स को अगर आपने अपने पाम पे भी रखा है ना, अपने हथेली पे, तो दे विल मेल्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे कौन से दो मेटल्स है विच इज केप्ट ऑन योर पाम एंड दैट विल मेल्ट, सो दैट इज ऑफ कोर्स गैलियम एंड द सीजियम। ओके, अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। तो देखिए मेटल्स के उल्टे क्या होते हैं, नॉन मेटल। तो अगर मेटल्स में लस्टर होता है, नॉन मेटल में लस्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है कि आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें क्या होती है, चमक होती है ना, हैविंग द लस्टर। वापस से इस पॉइंट को नोट कीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सो दैट इज कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। तो आपका कार्बन जो है ना वो कि एक नॉन मेटल है और ये डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप या एलोट्रॉपी। तो आइए एक बार समझते हैं अच्छे से कि एलोट्रॉप या एलोट्रॉपी क्या होता है। प्रॉपर्ली मैं आपको समझाता हूं। तो यहां पे देखिए एलोट्रॉप, इसे एलोट्रॉपी भी कहते हैं। तो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं ना वो होते हैं दो। एक होता है इसका एलोट्रॉप आपका डायमंड होता है, और एक होता है इसका एलोट्रॉप ग्रेफाइट। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं प्रॉपर्ली, और हर एक पेज पे आपको मैं बताते जाऊंगा कि क्या काम के टर्म्स है, क्या काम के टर्म्स नहीं है। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए, सिर्फ ये 1 से 1.5 घंटे में आपका ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको जरूर बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आइए मुद्दे पे आते हैं, एलोट्रॉप समझते हैं। देखिए एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है कि केमिकली सेम होंगे, है ना, केमिकल सेम होगा लेकिन वो फिजिकली क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी उसकी, डिफरेंट हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलोट्रॉप, आप नोट कर लीजिएगा कि एलोट्रॉप्स आर दो सब्सटेंस हैविंग द सेम केमिकल कॉम्पोजिशन बट डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। मतलब ये कि आपका जो कार्बन है तो ये कार्बन डायमंड के अंदर भी होता है और यही कार्बन ग्रेफाइट के अंदर ही होता है। दोनों में कार्बन तो है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि दोनों में कार्बन होने के बावजूद भी दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, क्योंकि डायमंड बहुत ही हार्ड होता है और वही ग्रेफाइट क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। केमिकल सेम है लेकिन देखिए फिजिकली दोनों अलग हो गए, है ना। अब देखिए डायमंड क्या है, नॉन कंडक्टर है। डायमंड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वहीं ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या हो गया, आपका कंडक्टर हो गया। तो दैट इज ऑल अबाउट द एलोट्रॉप। तो वही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी पे, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं आपके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। ये सारे अल्कली मेटल होते हैं एंड दे आर सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि भैया मेटल्स के बारे में आपने बोला कि हार्ड होते हैं लेकिन मेटल्स सब सॉफ्ट भी होते हैं, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्शंस। यही एक्सेप्शन एग्जाम में आते हैं। दे विल नॉट आस्क द नॉर्मल थिंग्स, वो ऐसे पूछते हैं वो, है ना। तो देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल, इसको आप नाइफ से भी काट सकते हो, ठीक है। दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, दे हैविंग द लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर, तो यहां पे आपका ये पेज कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे आके क्या दिया वहां पर, ठीक है। पहले हम ये एक्टिविटी 3.8 जो है ये कर लेते डिस्कस, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी में क्या दिया है कि टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। मैग्नीशियम रिबन लेना है एंड सल्फर पाउडर लेना है।
मैग्नीशियम रिबन मतलब क्या, मैग्नीशियम का एक पीस लेना है आपको, ठीक है। रिबन मतलब वो गर्ल्स के लगाने वाला रिबन नहीं है ना। सो आपको बर्न करना है मैग्नीशियम रिबन को एंड कलेक्ट द एशेज फॉर्म्ड एंड डिजोल्व इन देम वाटर। तो आपने मैग्नीशियम को लिया, उसको आपने क्या करा, आपने उसको बर्न किया एंड उसके एशेज को आपने कलेक्ट कर लिया और उसको आपने पानी मिला दिया, ठीक है। टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विथ बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। और जो आपने मिलाने के बाद जो आपका सॉल्यूशन जो है इसको आपको चेक करना है रेड लिटमस पेपर से एंड ब्लू से भी, ठीक है। इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी ऑन बर्निंग मैग्नीशियम इज एसिडिक और बेसिक। तो आपने जो मैग्नीशियम को बर्न किया है उसके बाद जो आपको मिला है, उसका जो सॉल्यूशन आपने बनाया वाटर के साथ, वो आपका एसिडिक है या बेसिक है, आपको चेक करना है। एंड सिमिलरली सेम आपको सल्फर पाउडर को भी बर्न करना है, उसके भी फ्यूम्स लेने हैं, है ना, और उसको भी आपको कलेक्ट करना है और आपको उसको भी चेक करना है। तो देखिए करना क्या है यहाँ पर। सो देखिए इस एक्टिविटी में मेन मुद्दा क्या है, तो मेन कंसर्न यहाँ पे ये है कि मैग्नीशियम को आपने बर्न किया, सो ऑफ कोर्स O2 चाहिए आपको। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका बर्न करने के बाद, दैट फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गया आपका। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपने मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर ये जो बना है ना इसको मिला दीजिए ऐसा पानी के साथ, और इसके अंदर आपने ये जो आपका लिटमस पेपर है आपने डिप किया और चेक किया उसकी रीडिंग। तो आपको एक बात मैं नोट करा दूं कि जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ मेटलिक ऑक्साइड, इट इज अ मेटलिक ऑक्साइड। इस पॉइंट को नोट कीजिए, जितने भी आपके मेटलिक ऑक्साइड है ना उसमें आपका क्या होता है, उसमें होता क्या है कि मेटलिक ऑक्साइड आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। मेटलिक ऑक्साइड जितने भी होते हैं आप नोट कीजिए, दे आर बेसिक इन नेचर। मतलब ये कि जब आप पीएच से इसकी रीडिंग लोगे इट विल बी मोर देन 7, ये बेसिक होते हैं जितने भी है, भले वो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, कैल्शियम ऑक्साइड हो, है ना, ये सारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो अगर आपने इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में पानी मिला दिया और आपने इसको चेक किया लिटमस पेपर से, तो ऑब्वियस सी बात है ये बेसिक है। तो बेसिक है तो क्या हो जाएगा, आपका जो रेड लिटमस पेपर है वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, और जो ब्लू है वो तो ब्लू ही रहेगा बिकॉज ये तो बेसिक हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसके अंदर जो आपका दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड। तो हुआ ये कि आपने जो सल्फर को भी बर्न किया, तो ऑब्वियस सी बात है बर्न किया मतलब ऑक्सीजन लिया ही होगा, तो इट फॉर्म द सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसका भी आपने सॉल्यूशन लिया, मतलब इसका भी आपने पाउडर लिया और आपने वाटर में मिला दिया, तो इस वाटर के अंदर क्या हो गया, ये आपका वाटर भी है और सल्फर डाइऑक्साइड भी है। तो ये देखिए कि आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये क्या होता है आपका, इट इज अ नॉन मेटलिक ऑक्साइड, है ना, इट इज अ नॉन मेटलिक ऑक्साइड। ये आपका नॉन मेटलिक ऑक्साइड होता है क्योंकि सल्फर हो गया आपका नॉन मेटल, क्योंकि इसमें चार्ज क्या होता है -2, याद है आपको। तो ये आपका नॉन मेटलिक ऑक्साइड होता है। तो जितने भी आपके होते हैं नॉन मेटलिक ऑक्साइड, मैं लिख देता हूं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, ये सारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। आप प्रॉपरली इसको लिख लीजिएगा कॉपी के अंदर, नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, और मेटलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, सारे बेसिक होते हैं। बहुत ही काम की बात बता रहा हूं मैं आपको, है ना। तो अगर ये आपका नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है, तो अगर इसके सॉल्यूशन में आप पीएच स्केल को डिप करोगे तो जो आपका रेड है वो क्या रहेगा, रेडी रहेगा। जो आपका लिटमस पेपर है रेड, वो रेडी रहेगा, और जो आपका ब्लू है वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई हो। आप एक बार वापस से देख लीजिएगा इसको, है ना, वापस से रिवर्स करके। तो अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है। सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है आपका, मेटलिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड ब्लैक ऑक्साइड। मतलब ये कि मान लीजिए कॉपर है आपका, है ना, और इस कॉपर को अगर आपने हीट किया है तो इस कॉपर के ऊपर ऐसी ब्लैक ब्लैक लेयर जम जाएगी, है ना, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अ ब्लैक ऑक्साइड, ठीक है। तो एग्जांपल दिया है यहाँ पे आपका कि कॉपर प्लस O2 पे बर्निंग करना है तो ऑक्सीजन आपको चाहिए ही चाहिए, सो कॉपर प्लस O2 इट फॉर्म द कॉपर ऑक्साइड। तो ये हो गया आपका। तो आप कोई सा भी मेटल लीजिए एंड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड।
तो ये पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है आपका, मेटलिक ऑक्साइड बनता है। एग्जाम्पल सपोज कीजिए मैं एक बना देता हूँ, जैसे कि मैग्नीशियम एक मेटल है, O2 से रिएक्ट किया, जैसे कि हमने अभी जस्ट किया था ये, तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या हो गया, ये भी एक आपका मेटलिक ऑक्साइड ही हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हो कैसे भी करके, बहुत सारे मेटल्स लेके, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल एक और दिया हुआ है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम लिया, जो Al होता है, ऑक्साइड मतलब O2, सो इट फॉर्म द एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच इज Al2O3, है ना। देखिए आगे जो 4 लगा है, जो 3 लगा रहता है, ये सब बैलेंसिंग का हिस्सा होता है। और बैलेंसिंग हमको बिना मतलब नहीं करना होता है, जब वो बैलेंसिंग का बोलते हैं तभी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो कि आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसमें मैंने बैलेंसिंग प्रॉपर्ली समझाया है, तो आप उसका वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, है ना। तो बैलेंसिंग की अभी जरूरत नहीं है हमें, अभी हम बात करते हैं हमारे चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें ये टर्म पढ़ना है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बहुत ही काम का है ये टर्म, इवन ये मुझे भी एग्जाम में आया था, है ना। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत ही काम का है, समझते हैं क्या होता है। तो देखिए क्या दिया यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसे मेटल ऑक्साइड, है ना, दोज मेटल ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस बोथ टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड मेटलिक आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड से भी और वो बेस से भी रिएक्ट कर ले और क्या बना ले, सॉल्ट बना ले और वाटर बना ले, तो इनको हम लोग बोल देते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया एंड आपने कर दिया रिएक्ट उसको HCl के साथ, तो यहाँ पे क्या बन गया, AlCl3 बन गया, प्लस में H2O बन गया। अब देखिए ये जो फर्स्ट रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन लॉजिकल है। कैसे, रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि ये जो एल्यूमिनियम है ना, यहाँ पे देखिए मैंने वापस लिखा है यहाँ पे रिएक्शन को, ये जो एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम आएगा H की जगह पर, और ये जो H है ये आएगा Al की जगह पे, मतलब एल्यूमिनियम की जगह पे। तो देखिए एल्यूमिनियम जो है वो आएगा Cl के पास, तो इट विल गेट इट 3+ चार्ज, और एल्यूमिनियम के पास 3+ चार्ज तो है, एंड Cl के पास चार्ज क्या होता है 1-, और यहाँ क्या होता है प्लस का 3, तो ये 1 जाएगा Al के पास और ये 3 जाएगा Cl के पास, इसलिए यहाँ पे क्या बन गया, देखिए ये बन गया आपका AlCl3, यहाँ पे दिख रहे हैं आप AlCl3, और ये आपका H और O क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। ये तो आपको याद ही कर लेना है कि H and O that form the water, that's it। अब यहाँ पे देखिए वापस से एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया, अब हमें बेस से भी रिएक्ट कराना है यहाँ पर, तो बेस क्या हो गया मेरा NaOH। आपको मालूम है कि बेस के आखिरी में क्या होता है, OH होता है, और एसिड के स्टार्टिंग में क्या होता है, H होता है, बिकॉज दैट विल लिबरेट द H+ आयन एंड लिबरेट द OH- आयन। ये फर्स्ट चैप्टर में मैंने सब कुछ बताया है आपको, तो आपको अपना बेसिक क्लियर करने के लिए फर्स्ट चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन हुई सेकंड वाली, यहाँ पे आपका कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिएक्शन की एक अच्छी बात होती है, बुरी बात होती है, कभी कॉन्सेप्ट लगता है कभी कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका NaAlO2 बन गया, दैट इज कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनेट। बहुत काम का फॉर्मूला है ये, याद कर लीजिएगा कि अगर आपने मेटल ऑक्साइड जो कि आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस NaOH दैट फॉर्म द सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, इसको याद कर लीजिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, अब चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या दिया है, मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दिस डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। मतलब जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। वापस नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, है ना, एनसीईआरटी के बीच बीच में से, कि मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन कुछ घुल जाते हैं वाटर के अंदर और क्या बनाते हैं, अल्कली बनाते हैं, है ना। जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलीज। तो अगर आपने सोडियम ऑक्साइड लिया है, पोटेशियम ऑक्साइड लिया है और इसको आपने वाटर में मिला दिया है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है आपका, तो यहाँ बन जाता है आपका मेटल हाइड्रोक्साइड विच इज अ अल्कलीज। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, इट फॉर्म अ मेटल हाइड्रोक्साइड। यहाँ भी क्या बन गया आपका मेटल हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे भी हमारा ये पेज कंप्लीट होता है, प्रॉपरली आप सब कुछ नोट करते रहिए। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हियर यू कैन सी दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट सेम रेट। मतलब ये है कि सारे मेटल जो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ
उनका जो रेट है, मतलब जो स्पीड है, वो एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो हर एक की जो रिएक्टिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम react so vigorously that they can catch fire if kept in the open। मतलब सोडियम पोटेशियम इतने रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना कि अगर आपने इनको ओपन में भी छोड़ दिया है तो इनमें आग लग जाती है। ये बहुत रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। हेंस, अब नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, हेंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स दे आर केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। तो आपके सोडियम पोटेशियम की रिएक्टिविटी से इनको बचाने के लिए इट इज केप्ट इन द केरोसिन ऑयल। तो इनको केरोसिन ऑयल के अंदर ऐसे रख देते हैं ताकि आपका जो सोडियम पोटेशियम है ये बाहर के ऑक्साइड से रिएक्ट ना कर सके और क्या हो सके, यहाँ पे आपका फायर ना लगे। तो ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी से इनको बचाने के लिए ही इनको केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। ठीक है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर ऑल surfaces of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of oxide। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी जो आपके मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, इनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। अब इनके ऊपर एक बार तो जम गई ऑक्साइड की लेयर, अब वापस से ना जमे, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड, है ना। तो अगर एक बार किसी मेटल के ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम गई है तो अब इसके ऊपर फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया है, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग्स बर्न वाइग्रसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। मतलब ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि आयरन कभी बर्न नहीं होता है, भी मेटल में आयरन कभी बर्न नहीं होता है, लेकिन आयरन की जो फीलिंग्स होती है ना, ये फीलिंग आपकी भावना वाली फीलिंग नहीं है, FEE नहीं है, ये फीलिंग क्या है भैया, आपका FI वाला फीलिंग है। तो आयरन के मतलब फीलिंग्स मतलब क्या, स्मॉल पार्टिकल्स, ऐसे ऐसे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स आयरन के ये बर्न होते हैं एंड ये वाइग्रसली बर्न होते हैं अगर इनको आपने बर्न किया है तो। फिर क्या दिया है, कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर आपका बर्न नहीं होता है, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर बर्न नहीं होता है, इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है और इसका कलर क्या होता है, जिस बताया मैंने आपको, दैट कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक। नोट कीजिएगा वापस से आप, है ना। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स। तो ये तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता ही नहीं है, बिकॉज दैट्स वाई तो दे आर कॉल्ड ना नोबल मेटल्स होते हैं, ये किसी रिएक्ट नहीं करते हैं और दैट्स वाई ये महंगे भी होते हैं। ये सोना इतना महंगा हो गया है, 55 के आसपास चल रहा है ना। खैर, अब हम बात करने वाले हैं द प्रॉपर्टी कॉल्ड एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग आप ध्यान से पढ़िएगा, यहां से 3 लाइन बहुत काम की होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोडाइजिंग? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम डेवलप अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक इट रेजिस्टेंस टू फर्दर करोजन। मतलब ये है कि एल्यूमिनियम के ऊपर थिन लेयर का जम जाना, कौन सी थिन लेयर, ऑक्साइड की थिन लेयर, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग बोलते हैं एनोडाइजिंग। तो ये रहा, मान लीजिए आपका एल्यूमिनियम और इसके ऊपर ऐसे ऑक्साइड की लेयर आके जमा हो गई है ना, ऑक्साइड की लेयर आके जमा हो गई है, तो इसे क्या बोल दिया हमने, इसे हमने बोल दिया एनोडाइजिंग प्रोसेस। अब जब इसके ऊपर एक बार ऑलरेडी O2 की लेयर आके जमा हो गई है तो अब इसके ऊपर करोजन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं, है ना। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड टू मेक द यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स में ये काम आता है, बर्तन बनाने में काम आता है आपका ये, है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है कि व्हाई इट इज यूज्ड टू मेक द यूटेंसिल्स, क्योंकि अब इसके ऊपर फर्दर करोजन नहीं लग सकता है, बिकॉज इसके ऊपर ऑलरेडी O2 क्लियर जम जाती है, इसलिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये जो एक्टिविटी दी हुई है इसी का हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमें नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है, मेटल की रिएक्टिविटी, है ना। मेटल को रिएक्ट कराना है हमें यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर के साथ, और यहाँ देखना है कि कौन सा मेटल वाटर किस फॉर्म से रिएक्ट करता है, नहीं करता है, करता है तो क्या बनता है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है, मेटल्स विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसको हम लोग रीड करना स्टार्ट करते हैं। सो metals react with water and produce a metal oxide
एंड द हाइड्रोजन गैस। तो मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो क्या बनता है यहाँ पे, तो यहाँ बनता है आपका मेटल ऑक्साइड बनता है, और क्या बनता है आपका हाइड्रोजन गैस बनता है। देखिए केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि सब प्रैक्टिकली लैब में की हुई चीजें रहती है, और लैब में करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन आता है दैट इज इन योर बुक। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, और अगर आपको प्रॉपरली देखना है कि असली में ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है, सो दैट फॉर दैट यू हैव टू गो इनटू द लैब, है ना। तो अपने सर मैडम से रिक्वेस्ट करना कि आपको लैब में ले जाए। ठीक है, वापस आते हैं चैप्टर पे। सो मेटल ऑक्साइड दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिजोल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। अभी जो मेटल ऑक्साइड है ना, ये वाटर में फर्दर डिजोल्व हो जाता है टू फॉर्म द मेटल हाइड्रोक्साइड। तो इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, लेकिन सारे मेटल्स वाटर रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहां से ये जो है ना यहाँ तक, ये बहुत ही काम का होने वाला है आपके लिए, यहां से यहां तक। तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा, क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। तो आपका जो सोडियम पोटेशियम है ना, ये बहुत ही वायलेंटली मतलब बहुत ही ज्यादा स्पीडली, बहुत ज्यादा इफेक्टिवली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ। ठीक है, और यहाँ पे जो रिएक्शन होती है इट इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। मतलब ये है कि सोडियम पोटेशियम जो है वो पानी से, ठंडे पानी से, याद रखना सोडियम पोटेशियम जो ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने के बाद काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये जो एनर्जी रिलीज करते हैं उनमें इतनी ताकत होती है कि दे कैन कैच द फायर ऑल्सो। और यह बनता क्या है, तो यह बनता है हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस में H2 और प्लस में हीट एनर्जी। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि सोडियम पोटेशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू रिलीज द एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज सो हाई दैट इट कैन कैच द फायर ऑल्सो। ठीक है, अब देखिए द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम with water is less violent. The heat evolved is not sufficient for the hydrogen gas to catch fire. तो मतलब कैल्शियम का अगर रिएक्ट किया ना हमने वाटर के साथ, तो यहाँ भी क्या बनता है हमारा, तो यहाँ भी हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड जो कि हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड तो यहाँ भी बन गया और यहाँ भी H2 बन गया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो H2 है इसके पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है कि इसमें आग लग जाए। ठीक है, calcium start floating because the bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of metal. तो यहाँ पे जो आपका कैल्शियम होता है इट स्टार्ट फ्लोटिंग, ये पानी में फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। और ये फ्लोट इसलिए करता है बिकॉज जो बबल्स बनते हैं हाइड्रोजन के गैस के, उससे ये कंबाइन हो जाता है। तो याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस मेटल का जो होता है ना फ्लोटिंग स्टार्ट हो जाता है, तो वो स्टार्ट होता है आपके कैल्शियम का, एंड इट कंबाइन विद हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए, सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम ऑल दिस थ्री मेटल्स कैन रिएक्ट विद अ कोल्ड वाटर। एग्जाम में आ सकता है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अब क्या आ गया कि मैग्नीशियम जो आपका है ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, क्या दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिया मैग्नीशियम विथ वाटर, है ना। ठीक है, तो मैग्नीशियम Mg हो गया, वाटर क्या हो गया आपका H2O हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ठीक है, ये हो गया मैग्नीशियम एंड इसका 2+ चार्ज आ जाएगा हाइड्रोक्साइड के पास, तो ये हो जाएगा MgOH होल ट्वाइस प्लस में H2। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू इट्स सरफेस। तो यहाँ भी आपका जो मैग्नीशियम है ये भी फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस विच स्टिक विद द मैग्नीशियम, एंड दैट्स व्हाई द मैग्नीशियम स्टार्ट फ्लोटिंग। तो मैग्नीशियम कैल्शियम फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो H2 गैस है वो यहाँ पे चिपक जाता है। ठीक है, अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये जो तीन मेटल्स है एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, नोट कीजिएगा ये पॉइंट्स को, बहुत ही काम के हैं ये ठंडे पानी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, गर्म पानी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ये करते हैं रिएक्ट स्टीम के साथ। मतलब स्टीम भी एक पानी का ही फॉर्म है बट दे रिएक्ट विद स्टीम, है ना। और यहाँ क्या बनता है आपका, तो यहाँ बनता है आपका मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस।
तो एल्यूमिनियम करता है रिएक्ट विथ H2O, इट फॉर्म द Al2O3 प्लस H2, रिएक्शन से याद कर लीजिएगा, एंड आयरन प्लस H2O दैट विल गिव यू Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब क्या दिया आखिरी लाइन, मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। तो ये जो मेटल्स है तो पानी से रिएक्ट किसी भी हालत में नहीं करते हैं, और ये हो गए आपके मेटल्स के नाम, लेड, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। पॉइंट टू बी नोटेड, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेज बहुत ही काम का है, इसको प्रॉपरली आप देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, अब चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। सो ये लाइन तो आपको ऑलरेडी मालूम ही है कि मेटल प्लस डाइल्यूटेड एसिड क्या बनता है, सॉल्ट प्लस H2, है ना। ये हमने किया था एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर के अंदर, वो जो पॉप साउंड वाली कहानी थी, है ना। तो ये तो आपको मालूम ही है। अब आइए देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है। इस एक्टिविटी को हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये 5-7 लाइन के अंदर, और इसी के अंदर आपकी एक्टिविटी भी कवर अपने आप हो ही जाएगी। ठीक है, तो इसको अलग से पढ़ने से मतलब नहीं है। अब देखिए क्या दिया यहाँ पे। अब ये पॉइंट बहुत ही काम का होने वाला है ना। देखिए एनसीईआरटी की तो हर एक लाइन ही काम की है ना। तो ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। पॉइंट टू बी नोटेड अगेन, कि हमने बोला ये कि जो मेटल होता है ये करता है रिएक्ट एसिड के साथ। ठीक है, और क्या बना लेता है आपका, तो ये आपका सॉल्ट प्लस H2 गैस बना लेता है। तो हमने ये बात समझ ली, लेकिन अब यहाँ पे क्या दिया है, देखिए एक्सेप्शन इसी को बोलते हैं कि जो भीड़ का हिस्सा नहीं है, अलग हटके है, कि जो आपका हाइड्रोजन गैस है वो आपका इवॉल्व नहीं होता, ये आपका रिलीज नहीं होता जब आपका जो है मेटल करे रिएक्ट नाइट्रिक एसिड के साथ। अब सवाल उठता है कि नाइट्रिक एसिड क्या होता है, तो ये होता है आपका HNO3। तो नाइट्रिक एसिड के साथ आपका मेटल रिएक्ट करके H2 गैस नहीं प्रोड्यूस करता है, जबकि ये भी एक एसिड ही है। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए इसका आंसर क्या दिया है। इट इज बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो आपका HNO3 है, जो आपका नाइट्रिक एसिड है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड दैट इज अ रीजन दैट व्हाई डोंट फॉर्म द H2 गैस। ठीक है, इट ऑक्सीडाइजेस द H2 produces to water and itself get reduced to any nitrogen oxide। और ये खुद क्या कर लेता है, तो यहाँ पे आपका H2 गैस नहीं बनाता है, और ये खुद बना लेता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बन जाती है। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विथ डाइल्यूटेड HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। अब ये करता, अब ये देखिए वापस लाइन दे दी कि पहले आप ये बोल रहे हो कि HNO3 मेटल से रिएक्ट करके H2 गैस प्रोड्यूस नहीं करता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहले तो आपने ये बोल दिया। अब बाद में क्या बोल रहे हैं ये लोग इस लाइन के अंदर, कि अब ये जो आपका HNO3 है ना, ये जो आपका HNO3 है, ये H2 गैस को रिलीज कर भी देगा। अब बना भी लेगा। कब बना लेगा, कि अगर मैग्नीशियम या आपका मैग्नीज ये करे रिएक्ट आपके HNO3 के साथ, वो भी तब जब आपका HNO3 क्या हो, डाइल्यूटेड फॉर्म में हो, मतलब जब इसमें पानी मिला हो तब ये रिएक्ट कर लेगा और यहाँ पे आपका H2 गैस रिलीज कर देगा। ठीक है, अब देखिए जो एक्टिविटी ऊपर दी हुई है ना, इसी एक्टिविटी की होल समरी क्या यहाँ दी हुई है, मुद्दे वाली बात। एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मुद्दे वाली बात करेंगे, मार्क्स लाएंगे 80%, 90%, 95% आराम से आएंगे, है ना, सिर्फ मुद्दे वाली बात करके। अब क्या दिया यहाँ पे देखिए, the reactivity decreases in the order. Magnesium is more reactive than aluminum. Aluminum is more reactive than zinc, and zinc is more reactive than iron. तो यहाँ से जो एक्टिविटी किया है, इस एक्टिविटी के अंदर यही बात कही गई है कि आपके जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो किस तरह से होती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि मैग्नीशियम फर्स्ट पे है, सेकंड पे एल्यूमिनियम, थर्ड पे जिंक एंड फोर्थ पे आपका आयरन। इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज। तो जब हमने कॉपर को किया रिएक्ट, है ना, तो यहाँ पे आपका बबल्स बिल्कुल फॉर्म नहीं होता है और टेम्परेचर भी क्या होता है इसका, अनचेंज रहता है। दिस शो दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूटेड HCl। पॉइंट को वापस नोट कीजिए कि जो आपका कॉपर है ना, ये आपका डाइल्यूटेड HCl से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, और यहाँ कोई बबल्स भी आपका फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप नोट कर लीजिए पॉइंट्स को, हर एक लाइन काम की है ना, एनसीईआरटी की बात ही अलग होती है यार, हर एक लाइन काम की होती है। अब बात करने वाले हम लोग एक्वा रीजिया के बारे में। तो एक्वा रीजिया का मतलब क्या होता है, रॉयल वाटर। होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग मिलाते हैं
हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को कितने के रेशो में, 3:1 के फॉर्म में। इट कैन डिजोल्व गोल्ड इवन दो नाइदर ऑफ दिस एसिड कैन डू सो अलोन। मतलब ये है कि एक्वा रीजिया जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, एक्वा रीजिया, इसको रॉयल वाटर बोलते हैं, ये होता है आपका HCl प्लस में आपका कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। इनका जो सॉल्यूशन बनता है दैट गिव द एक्वा रीजिया, और इसके अंदर आपका सोना जो गोल्ड है वो आराम से यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, दैट इज गोइंग टू डिजोल्व इन दैट, है ना। तो पुराने जमाने में करते क्या थे कि कुछ लोग लाइक सुनार लोग करते ये थे कि वो बोलते थे कि आपको हम सोना साफ कर देंगे, उसके ऊपर की जो गंदगी है, जो लेयर जम गई है उसके ऊपर, उसको हम साफ कर देंगे, क्लीन कर देंगे और आप लाइए, वो फ्री में कर देंगे। और लेडीज लोग करते क्या थी कि दे यूज टू गेट देयर गोल्ड, और करते ये थे सुनार लोग कि ये सोने को ये एक्वा रीजिया के अंदर डिप करते थे, और जैसे वो डिप करते थे और निकालते थे तो सोना एकदम क्लीन हो जाता था, और सोने की एक जो लेयर थी ऊपर की वो उस सॉल्यूशन के अंदर आके जम जाती थी। तो ऐसे उनका फायदा होता जाता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, विच वॉज नॉट अ गुड थिंग, है ना, जो कि गलत काम था ये। तो एक बार ये याद रखना। अब चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, सो नेक्स्ट पेज पे जो एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ ही है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, है ना, तो आप वहां से देख सकते हैं, बट हल्का से मैं आपको रिकॉल करा देता हूं ये एक्टिविटी क्या दी हुई है। कि करा ये है कि आपके पास ये दिख रहा है आपको ब्लू ब्लू, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और इसके अंदर हमने आयरन को डिप कर दिया। तो होगा ये कि जो आयरन होता है वो होता है मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन कॉपर को यहां से हटा देता है और ये बन जाता है आपका आयरन सल्फेट, इसको फेरस सल्फेट भी बोलते हैं, एंड प्लस में कॉपर बन जाता है। तो ये जो आयरन की जो नेल थी ना, दैट बिकम द ब्राउन, क्योंकि ये जो कॉपर है यहाँ पर, ये कॉपर आ जाता है इसके ऊपर, तो ये हो जाता है आपका ब्राउन ब्राउन, यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये जो आपका होता है सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, जो कि ब्राउन होता है, तो अब इसके अंदर क्या आ जाता है आपका आयरन बन आ जाता है, दैट फॉर्म द आयरन सल्फेट, दैट्स व्हाई द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट विल चेंज एंड इट फॉर्म द फेड कलर। इसका कलर क्या हो जाता है, फेड हो जाता है, या आप बोल सकते हो कि कॉपर सल्फेट यहाँ पे अब हट जाता है, और यहाँ पे जो आपका आयरन सल्फेट होता है ये हल्का सा फेड कलर देता है, या हल्का सा आप बोल सकते हो लाइट ग्रीन कलर दे देता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी थी, आप एक बार फर्स्ट चैप्टर से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ ये रिएक्टिविटी सीरीज, इसके अंदर क्या बोला है, टॉप टू बॉटम, सबसे रिएक्टिव मेटल टॉप पे, उससे कम नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। सो स्टार्टिंग के 4-5 याद कर लीजिएगा आप, जैसे कि पोटेशियम रिएक्टिव होता है सबसे ज्यादा, एग्जाम में आ सकता है, फिर सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सॉरी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड देन एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लेड, ऐसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पेज भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है। सो अब जो आपके मतलब आखिरी के जो आपके 2-3 पेजेस दिए हैं ना, यहाँ पे आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में दिया है कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है और ये बनते कैसे हैं। तो आयनिक बॉन्ड के बारे में हम समझेंगे। इनका एक और नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी इनको बोलते हैं। तो देखिए आयनिक बॉन्ड बनता है आपके ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनता है वो क्या होता है आपका आयनिक बॉन्ड होता है। इसी एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे हो गया आपका NaCl, KCl, है ना, MgCl2, CaO एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं आपके आयनिक बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे एक होता है मेटल, एक नॉन मेटल। तो होता ये है कि यहाँ पे सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, मतलब दे देता है क्लोरीन को, तो बन जाता है आपका NaCl। यहाँ पे पोटेशियम दान कर देता है Cl को, KCl। मैग्नीशियम दान कर देता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को, 2Cl को, सो इट फॉर्म MgCl2। और यहाँ पे कैल्शियम दान कर देता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को टू द ऑक्साइड, इट फॉर्म द CaO। तो इस तरह से बन जाता है आपका आयनिक बॉन्ड, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब देखते हैं इसके अंदर प्रॉपरली आगे क्या दिया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 1 to 20 मान लीजिए,
आपको एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे, है ना। भैया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसे करते हुए आपको 1 से लेके 20 तक एलिमेंट के नंबर याद कर लो पहले तो। और यहाँ पे आपको ये आता ही होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सबको आती है कि भैया देखो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, फिर 8, फिर 8 और फिर 8। सपोज करो कि अगर आपके पास सोडियम दिया हुआ है, इसका लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए 11th क्लास में आएगी आपको असली वाली थ्योरी ऑफ एसपीडीएफ। यहाँ पे तो जो बोर्ड्स ने दिया था ये सिर्फ 20-25 एलिमेंट के लिए सही है। 11th में आती है मेन थ्योरी ऑफ एसपीडीएफ फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिलहाल 2888 आपको याद कर लेना है ये। तो आप मान लीजिए कि आपके K है, ये L है, ये M है और ये N है। तो आपके 4 हो गए शेल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की इतनी कैपेसिटी है रखने की। तो मान लीजिए कि सोडियम का नंबर कितना होता है, 11। मान के लीजिए होता है सोडियम का नंबर 11। तो पहले में कितने आ जाएंगे, 2, फिर अगले में 8 आ जाएंगे और फिर कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। तो पहले में 2 चले गया K के अंदर, एंटायरली ऑक्यूपाइड। बचे हुए 8 कहाँ आ गए, वो L में आ गए और आखिरी में 1 बच गया, वो M में आ गया। सो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कैल्शियम का लिख के बताओ, नंबर 20 होता है इसका, पहले में 2 आ गए, अभी 18 बचे हुए हैं, अगले में 8 आ गए, बिकॉज अगले में नेक्स्ट में 8 की जगह होती है, फिर थर्ड में भी 8 आ गए। तो कितने हो गए आपके, 8 8 16, 2 18 हो गए और आखिरी में आपके 2 आ गए, तो 20 हो गए। तो 20 इलेक्ट्रॉन्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीजें आपको आती है। अब देखिए यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनाया गया है, एग्जाम्पल देखते हैं आयनिक बॉन्ड का ऑफ NaCl। तो यहाँ पे देखिए आप NaCl का क्या हुआ, यहाँ पे देखिए सोडियम मतलब क्या होता है, Na। तो ये NaCl का आयनिक बॉन्ड है जो कि बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसका नंबर होता है 11, पहले में 2, फिर 8, फिर 1। तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दान किया एक, और क्या बन गया, Na+। और ये दिख रहा है आपको इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इट हैज नाउ बिकम 28 ओनली, बिकॉज एक तो दान ही कर दिया इसने। अब देखिए ये जो दिख रहा है आपको एक इलेक्ट्रॉन, ये Cl ले लेता है। अब Cl के पास देखिए 287 इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके आखिरी में देखिए 7 है। तो रूल क्या होता है कि आखिरी वाले शेल को या तो कंप्लीटली फिल कर देंगे या एम्प्टी कर देंगे। अब 7 को 8 करना आसान है, ना कि इसको 0 करना आसान है। तो देखिए सोडियम का क्या था, आखिरी में 1 था, तो इसको भी 8 करना मुश्किल था, इसलिए अपना 1 दान कर दिया, तो ये 28 हो गया। और ये जो दान किया इसने इलेक्ट्रॉन, ये Cl ने ले लिया। तो Cl के आखिरी में 7 थे, तो कितने हो गए, 8 हो गए। एंड नाउ इट गॉट द चार्ज Cl-। तो देखिए यहाँ पे वही शो किया गया है कि सोडियम जो है इसके आखिरी में इलेक्ट्रॉन 1 थे, तो यहाँ पे बना दिया 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, है ना। और Cl के देखिए आखिरी में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 7 होते हैं। सो दे हैव यूज्ड द 7 क्रॉस, 1 2 3 4 5 6 7 क्रॉस। अब सवाल ये उठता है कि देखिए सोडियम के आखिरी में 1 था ना, तो मैंने यहाँ बना दिया 1 डॉट, और Cl के आखिरी में थे 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 7 क्रॉस बना दिए। आप क्रॉस Na को भी दे सकते हो और आप डॉट Cl को दे सकते हो। अगर हम डॉट देंगे Cl को, सो इट विल हैविंग द 7 डॉट्स, और अगर हम क्रॉस देंगे Na को, इट विल हैव अ सिंगल क्रॉस। तो ये तो आपका है कि आप डॉट किसको दे रहे हो, क्रॉस को दे रहे हो, बट डॉट और क्रॉस में से चूज करना होता है। तो देखिए सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दान कर दिया, तो देखिए ये दान कर रहा है, दे रहा है, तो देखिए इसमें क्या आ गया, प्लस आ गया, दे दिया। और ये जो इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ पर आ गया इसके पास में, देखिए यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर यहाँ बना दिया। तो 7 थे पहले से और 1 ले लिया, तो 8 हो गए, और ये लग गया चार्ज इस पे माइनस, बिकॉज गेन किया है, उधार लिया है। तो ये हो गया आपका NaCl। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है NaCl का, बिकॉज इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है आपका। सो अब नेक्स्ट पेज पे हमें बनाना है एक और बॉन्ड, दैट इज अ MgCl2। तो हम देख लेते हैं MgCl2। अब ध्यान दीजिए, यहां पर समझिएगा ध्यान से। Mg होता है मैग्नीशियम, इसका नंबर होता है 12, तो पहले में 2, फिर 8, फिर 2। मैग्नीशियम का नंबर 12 होता है, तो पहले में 2, अगले में 8, फिर 2 आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमें बनाना क्या है, तो हमें बनाना है MgCl2। MgCl2 बनाना है।
दैट इज अ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब Cl का नंबर होता है 17, आप याद कर लोगे। Cl का 17, फिर आर्गन आता है, फिर पोटेशियम आता है, फिर कैल्शियम आता है, फिर स्कैंडियम आता है। आपने सब याद करके रखा हुआ है, मैं मानता हूं। तो इसका नंबर होता है 17, पहले में 2, अगले में 8 और फिर आपका 7 आ गया। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे Cl आपके 2 है ना, तो मैग्नीशियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इस Cl को चले जाएंगे। 2 Cl है, दोनों Cl को इलेक्ट्रॉन 1 1 चले जाएंगे। सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट ऑक्टेट एंड इट गेट द स्टेबिलिटी। वही यहाँ पे दिया है, देखिए ध्यान से। मैग्नीशियम का नंबर 12 है, 2 8 2 है। मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए और चार्ज कितना आ गया इसके ऊपर, 2+ आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका Cl 287 होता है, इसने इलेक्ट्रॉन 1 ले लिया तो कितना आ गया 288, लेकिन यहाँ पे Cl 2 थे तो आप ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं मैग्नीशियम के आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो इसको यहाँ 2 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और आपके Cl के आखिर में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो देखिए यहाँ पे बनाया Cl और इसके आखिरी में मतलब इसके आसपास 7 क्रॉस बना दिए। और यहाँ पे Cl देखिए ध्यान से 2 थे तो एक और Cl बनाया और इसके आसपास भी ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे क्रॉस बना के दिखा दिए, ठीक है। मैग्नीशियम के आखिरी में 2 थे, 2 बना दिए यहाँ पे डॉट, और Cl यहाँ पे 2 थे तो 2 Cl बनाया और इसके आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस से दिखा दिया। अब मैग्नीशियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया इस Cl को और 1 दान कर दिया इस Cl को, बिकॉज Cl को तो आखिरी में भैया 1 ही चाहिए ना, तो Cl 2 थे। अब दोनों Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम ने 2 डोनेट किया तो ये बन गया आपका Mg2+। ध्यान से पढ़िए आप, इट फॉर्म द Mg2+। और यहाँ पे जो आपका Cl था इसने 1 डॉट लिया, पर डॉट तो 2 लिए हैं, तो ध्यान दीजिए 1 डॉट लिया तो यहाँ लगा दिया नीचे 2, तो यही फिनोमिना हुआ 2 बार, इसलिए यहाँ पे लगा दिया 2, सो इट फॉर्म द MgCl2 और यहाँ पे आ गया ऊपर माइनस। देखिए हमेशा याद रखिएगा, अगर यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा, क्योंकि अगर इस 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इस 1 डॉट में, सो दैट बिकम 2 डॉट, और ये 2 डॉट यहाँ पे डोनेट किए गए हैं। और माइनस मतलब क्या, यहाँ पे आना चाहिए 2 माइनस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिए है ना, लेकिन यहाँ पे 1 लगाया है माइनस में और यहाँ लिख दिया नीचे 2, तो 1 × 2 हो जाएगा आपका 2 माइनस। चलिए एग्जाम्पल में और कराता हूँ आपको, है ना, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का बनाना है आपको आयनिक बॉन्ड। अब देखिएगा कैल्शियम का नंबर 20 होता है, तो पहले में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 2। ऑक्साइड का नंबर होता है, मतलब ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है 8, तो 2 और 6 आ जाएंगे। तो देखिए कैल्शियम के आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, O के आखिरी में 6 होते हैं, तो ये बनाया कैल्शियम और बना दिए मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैं कैल्शियम को भी एक क्रॉस भी दे सकता हूं, ये सिर्फ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। मैंने 2 क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, एनसीईआरटी हैव यूज्ड द 2 डॉट्स। और मेरे O के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भैया, 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको दान कर दिए, तो देखिए कैल्शियम ने 2 दान करा तो आ गया Ca2+, ठीक है। और यहां पे देखिए आपने लिखा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे आगे आपके 2 क्रॉस आ गए, ये 2 क्रॉस O को दे दिया, तो यहाँ पे आ गया आपका 2 माइनस, सो दैट इज योर कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो द कंपाउंड फॉर्म्ड in this manner by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are called ionic compound और electrovalent compound। वही बात जो मैंने आपको बोला, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर ही कर दे रहे हैं, है ना, फिर वापस नहीं लेना है, बस दे दिया तो दे दिया, तो दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे कुछ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को एक बार आप नजर डाल लीजिए कि देखिए सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 1074 केल्विन, और इसका होता है बॉइलिंग पॉइंट कितना 1686 केल्विन। तो यहाँ पे आप 1-2 पॉइंट्स याद कर लीजिए कि ऐसा कौन सा मेटल, ऐसा कौन सा आयनिक कंपाउंड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का Mp मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा है,
और इसका देखिए बॉइलिंग पॉइंट यानी बीपी वो भी कितना है, सबसे ज्यादा है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। और सबसे कम का किसका दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे आपका LiCl है ना। तो LiCl का देखिए आपका मेल्टिंग पॉइंट है ओनली 887 और इसका आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ओनली 1600, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा आप ये। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। तो यहां पे हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बात करना है यहां पर, ठीक है। तो यहां देखिए क्या दिया हुआ है। पहले हम बात करते हैं इसकी फिजिकल नेचर की। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड and are somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and the negative ion। तो भैया ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और इनका जो बॉन्ड होता है काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। दिस कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। तो भैया इसके जो बॉन्ड होते हैं, जो कंपाउंड होता है, ये ब्रिटल होता है ना, मतलब ये टूट जाता है ऐसे, है ना, जब इसको आप प्रेशर अप्लाई करते हो। फिर बात करते हैं मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। इस सारे पॉइंट्स आप बहुत ही प्रॉपर्ली पढ़िएगा, है ना। अब बात करते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की। सो आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा क्या होता है, हाई होता है। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। मतलब ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि why it is difficult to break the ionic compound, क्योंकि इनका जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है काफी ज्यादा होता है। इनके आयंस जो होते हैं, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है काफी ज्यादा होता है, इसलिए इनको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। ये पॉइंट्स वापस से बोल रहा हूँ, सारे ध्यान से पढ़िएगा। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इसको आयनिक कंपाउंड ही बोलते हैं, जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, आपका मालूम है। आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में घुल जाते हैं, लेकिन ये इनसॉल्युबल होते हैं केरोसिन एंड पेट्रोलियम ऑयल में, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। सो नाउ वी टॉक अबाउट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है या नहीं होता है, आइए देखते हैं। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो अगर किसी भी कंपाउंड में कंडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे आयंस का क्या होगा, मूवमेंट होगा, मतलब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, तभी कंडक्शन होता है ना। हम बात करेंगे इन द चैप्टर कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, हम बात करेंगे प्रॉपर्ली वहां पर, जो कि आपका टर्म 2 में है। अ सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयंस विच मूव टू द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। तो अगर मेरे आयनिक में अगर लाइक वाटर ऐड किया है तो यहाँ पे आयंस का मूवमेंट होता है ना। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। मतलब ये कि अगर आपका आयनिक सॉलिड स्टेट में है तो यहाँ पे आयंस जो है आपके मूव नहीं करेंगे, बिकॉज अगर सॉलिड स्टेट की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत ही रिजिड होता है, हार्ड होता है, और यहाँ पे फ्री आयंस भी नहीं होते हैं। जब आयंस फ्री होंगे तो ही आपका जो है करंट फ्लो होगा। तो सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं, तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो पाता है आपके आयंस का, तो देयर इज नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड। बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। वही इसको पिघला दोगे आप तो फ्री आयंस आ जाएंगे। मोल्टन का मतलब क्या होता है, मतलब पिघले हुए फॉर्म में, तो यहाँ पे फ्री आयंस आ जाएंगे एंड देन द कंडक्शन विल स्टार्ट्स। This is because in the molten state, since the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions are overcome due to heat, तो हीट करने की वजह से जो यहाँ पे आयंस है वो आपके मेल्ट हो गए हैं, मतलब पिघल गए हैं आपके, एंड देयर विल बी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, 10 आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने हीट करके अगर पिघला दिया है तो यहाँ पे आयंस बहुत इजीली मतलब आपके ब्रेक हो गए हैं और यहाँ पे कंडक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा टर्म 1 का सिलेबस ऑफ योर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो देखिए आपके एनसीईआरटी में अभी पेजेस बाकी है, लेकिन ऑकरेंस ऑफ मेटल्स यहां से लेकर आखिर तक आपके टर्म 1 के सिलेबस में
नहीं है। तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट ईयर आपके जूनियर्स आएंगे तो 2022 में 23 में शायद ये टॉपिक वापस से इंक्लूड कर दिया जाए, तो मैं इस टॉपिक को वापस से कवर कर दूंगा। फिलहाल अभी भी कवर कर दूंगा एक आध दिन के अंदर, लेकिन अभी आपके टर्म 1 में ये नहीं आने वाला है, तो आपका यहाँ पे चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच।